नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान को लेकर इस वीडियो में उपस्थित रही हूँ। मित्रों, मैं आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट भारत की विरासत, जो भारत के अंदर आई हुई विरासत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और संस्कृति का अर्थ क्या होता है उसके बारे में इस पाठ में मैं चर्चा करूंगी। मित्रों, इस अनुक्रमणिका को आप देख रहे हैं जहां कुल 1 से 21 चैप्टर है आपके सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में। तो आज इस वीडियो में मैं भारत की विरासत के बारे में चर्चा करूंगी, जिसके अंदर भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, जिसके अंदर कई धर्म के लोग रहते हैं, वो भी बिना किसी विवाद या वाद विवाद के। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ उत्सव प्रिय लोग, त्योहारों से प्रेम करने वाले लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो मित्रों, भारत की विरासत की विस्तृत जानकारी के लिए मैं सबसे पहले पाठ की शुरुआत करूँगी। मित्रों, हमारा पहला पाठ है भारत की विरासत। तो विरासत का अर्थ क्या होता है? भारत एक किस प्रकार का देश है? तो विविधताओं वाला देश है, जहाँ अनेक धर्म के लोग अनेक तरह के त्यौहार मनाते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, बोली है, अलग अलग भाषाएं हैं, खाने पीने की जो उनकी रीत है, खाने पीने का जो उनका ढंग है, वो सब अलग अलग तरीके से भारत में देखने को मिलता है। जबकि अन्य कई देशों के अंदर हम जाएंगे तो ये सारी संस्कृति हमें मिलेगी नहीं। तो भारत जो है अति प्राचीन संस्कृति रखने वाला, अति प्राचीन संस्कृति वाला एक देश है, जहाँ हम अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उसको मनाते या मानते चले आ रहे हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं कि भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है। भारत के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में भारत के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति यानी संतान। तो इसका अर्थ क्या होता है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थित स्थल का नाम भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतीय है। तो मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जिसके चारों दिशाओं में अलग अलग तरह के लोग बटे हुए हैं, या तो अलग अलग तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो हिमालय से लेकर दक्षिण तक, यानी उत्तर में रहे हिमालय से लेकर दक्षिण तक जितने भी लोग बसे हुए हैं भारत के अंदर, वो सब किसकी संतान है? तो एक भारत की संतान है। तो उस माता को हम भारत माता कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत में शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए जाने वाले संकल्पों में भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त जैसे शब्दों का उपयोग होता है। तो यह एक बहुत महत्व का प्रश्न है कि भारत में शुभ कार्य के लिए जाने वाले संकल्पों में कौन कौन से शब्दों का उपयोग होता है। तो यहाँ जो है भारतवर्ष, भरतखंड और जम्बूद्वीप, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में समुद्र आया हुआ है, और उत्तर दिशा में हिमालय की गिरिमालाएं जैसी प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। हमारे देश की समृद्धि से आकर्षित होकर के अनेक विदेशी लोग, मित्रों कक्षा 9 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले ही पाठ के अंदर हम लोगों ने ऐसे कई प्रजातियां देखी या कई लोग देखे जो भारत के अंदर व्यापार के काम से हमारे देश में आया करते थे, और हमारे देश से कई ऐसी चीज़ें जो थी वो विदेश में निकास होती थी। तो जैसे कि मिर्च मसाले हैं जो हमारे भारत में बहुत ही अच्छी तरह से उत्पादन होता है, तो यहाँ से दूसरे देशों में मिर्च मसाले जाया करते थे। तो अनेक विदेशी लोग व्यापार करने भारत आए, स्थायी हुए और भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए। इस आदान प्रदान की परस्पर प्रक्रिया द्वारा देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिले, और इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी विरासत का हस्तांतरण हुआ तथा उसका सातत्यपूर्ण विकास हुआ। तो मित्रों, यहाँ हमने देखा कि
हमारी विरासत का हस्तांतरण तथा उसका सातत्यपूर्ण विकास किस तरह हुआ। तो इसका आंसर हमें अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो हमें बहुत ही ज़रूरी है याद रखना कि अनेक विदेशी लोग हमारे देश में व्यापार के काम से यहाँ आए और यहाँ पर भारतीय संस्कृति की धारा में क्या हुआ, मिल गए। और भारतीय संस्कृति की जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, तो वो विदेशी लोगों ने अपना कर उनकी संस्कृति का हमें दे लेन देन किया और हमारी संस्कृति में वो लोग मिल गए। तो इसी तरह आदान प्रदान की यानी लेन देन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिले। तो इससे क्या हुआ, हमारी विरासत का जो है वो हस्तांतरण हुआ और अच्छी तरह से विकास हुआ। अब आगे देखते हैं भारत का स्थान और विस्तार। बहुत ही महत्व का पॉइंट है जिसके अंदर से दो प्रश्न बहुत ही महत्व के बनते हैं। तो देखते हैं कि वर्तमान भारत के स्थान और विस्तार के विषय में हम कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन समय का भारत बहुत ही विशाल था और वर्तमान समय में भी भारत विस्तार की दृष्टि से यानी भारत का जो विस्तार है, जो चौड़ाई है, वो विश्व में 7वें क्रम पर आती है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो चीन जो है वो पहले स्थान पर है, जहाँ जनसंख्या का प्रमाण हमारे भारत से कहीं ज़्यादा है। तो भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। तो ये याद रखना है। और भारत विस्तार की दृष्टि से विश्व में कौन से क्रम पर है, तो 7वें क्रम पर है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं वैविध्यपूर्ण विरासत। वैविध्यपूर्ण विरासत यानी कि क्या, तो भारत के अंदर जो विरासत है, विरासत का अर्थ क्या होता है, जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा जो एक भेंट के रूप में मिला है, तो उसे हम विरासत कहते हैं। तो भारत भूमि ने हमें और विश्व को समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण विरासत दी है। भारत भूमि यानी भारत की जो ये भूमि है उसने हमें और विश्व को यानी पूरे विश्व को एक क्या दी है, समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण विरासत दी है। भारतीय संस्कृति शांति प्रिय और व्यापारी रही है। भारत की संस्कृति में से कौन कौन से चीज़ों का अनुभव प्राप्त होता है, तो सत, चित और आनंद। तो ये 3 चीज़ों का अनुभव हमें प्राप्त होता है। इसके उपरांत यहाँ आकर बसी भिन्न भिन्न संस्कृति के साथ नेग्रिटो प्रजाई, ऑस्ट्रेलोइडाई, निषाद, फिर ऐसे कई लोग जो है मंगोलॉइड, ऐसा आप 9th में पढ़ चुके हो। तो ये सारी प्रजा हमारे भारत में आकर बसी और यहाँ उनके संस्कृति का आदान प्रदान कर उसमें क्या हुआ, भारत की विरासत का हस्तांतरण अच्छे से हुआ। एक संस्कृति दूसरे लोगों के पास गई, दूसरों की संस्कृति हमारे पास आई। तो इसी तरह जो विविध तरह के भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग हमारे भारत में आए, तो जिससे भारतीय संस्कृति जो है वो क्या बनी, तो समृद्ध बनी। अब उसके द्वारा अपनाए गए अहिंसा एवं शांति के मूल्यों की आज समूचे विश्व में क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है और उसे स्वीकार किया गया है। सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता, बुद्धिशक्ति और कला कौशल द्वारा समृद्ध बनाया है। भारत के भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए, तो यानी भारत की जो ये भव्य विरासत है, जैसे कि विरासत के तौर पर हम सांस्कृतिक विरासत देखें जो हमारी भारत की संस्कृति के रूप उदाहरण के तौर पर है, तो जैसे कि है ताजमहल, आगरा का किला, फिर और है जो हमारे पहले के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा बनाई गई, फिर आगरा का किला है, फिर लाल किला है जहाँ जो दिल्ली में आया हुआ है। फिर तो ऐसे कई सांस्कृतिक विरासत, जैसे हमारे अहमदाबाद के अंदर ही बात करें तो झूलती मीनार, फिर और देखे जाए तो सीदी सैयद की जाली और सरखेज के अंदर जो रोजा है। तो ऐसा जो है हमारे गुजरात की अहमदाबाद के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो सांस्कृतिक विरासत है। और प्राकृतिक विरासत में देखें कि जो हमें प्रकृति द्वारा भेंट मिली है, तो उसके अंदर नदियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, वन जो है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां है। तो ये सब क्या है, जो कुदरत द्वारा हमें देन मिली है एक भेंट के रूप में। तो ये सब भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है, तो ऋषि मुनि, संत, विदुषियों, विद्वानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों, साहित्यकारों, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ,
इतिहासकार, समाज सुधारकों वगैरह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आगे देखते हैं उनके धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा और रीति रिवाज आदि भी भारत को मिले हैं। तो इस तरह भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण किस तरह हुआ? तो भारत के अंदर यहाँ हमने देखा कि भारत के भव्य विरासत और निर्माण प्रशिक्षण के लिए कितने लोगों का योगदान है? तो ये सभी लोगों का योगदान रहा है। और उसके अंदर ये सारी चीज़ें धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा और रीति रिवाज ये सब भारत को मिले। तो इसी तरह भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो अब संस्कृति का अर्थ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो संस्कृति का अर्थ जीवन जीने की कला, जो हमें जीना सिखाती है, ऐसी कला को हम संस्कृति कहते हैं। सिर्फ 1 मार्क के MCQ में या प्रश्न में पूछा जाए संस्कृति अर्थात क्या, तो संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला, परंतु विस्तृत में या संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ऐसा पूछा जाए तो ये सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं है। तो हम क्या समझाएंगे कि देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जनजीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक रीति इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज और उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का योग, तो ऐसा भी कहा जा सकता है। तो मित्रों, संस्कृति का अर्थ अगर पूछा जाए तो ये संस्कृति का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति की विरासत। तो भारत के अंदर सांस्कृतिक विरासत कितने प्रकार की विरासत है? तो विरासत को 2 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन सी, तो वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले उसका अर्थ देखेंगे कि विरासत अर्थात हमें अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त अमूल्य भेंट। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। विद्यालय में ली जाने वाली दैनिक प्रतिज्ञा, जो हम डेली में प्रार्थना के बाद बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, तो उसमें हम ये प्रतिज्ञा में ये लाइन भी दोहराते हैं कि मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर मुझे गर्व है। तो ऐसा कहते हैं क्यों? तो भारत की जो संस्कृति है और भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, हम सभी से प्यार करते हैं क्योंकि हम सब एक भाई बहन की तरह हैं। और इसकी जो समृद्धि है, इसकी जो परंपरा है, उसको हम क्या है, उस पर मुझे क्या है, बहुत ही बड़ा गर्व है। तो यह समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन ऐसा कहा जा सकता है। आइए भारत की विरासत को नीचे दिए गए 2 विभागों के माध्यम से समझें। तो यह कौन से 2 विभाग हैं? तो सबसे पहले देखें, एक तो है भारत की प्राकृतिक विरासत और दूसरी है भारत की सांस्कृतिक विरासत। तो प्राकृतिक यानी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि प्रकृति किसे कहेंगे, जो हमें प्रकृति द्वारा यानी कुदरत द्वारा मिली है। तो कौन कौन सी चीज़ें? पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, पर्वत पहाड़ें जो हैं, फिर वन है। तो ये सब चीज़ें हमें किसके द्वारा प्राप्त हुई है? कोई इंसान ने बनाई है? नहीं, तो वो हमें प्रकृति द्वारा, कुदरत द्वारा मिली है। तो ये सब क्या है? एक विरासत के तौर पर है जो हमारी भारत की संस्कृति में उसका समावेश होता है। और दूसरी है सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक यानी कि अलग अलग संस्कृति के लोग, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो उनकी जो सीदी सैयद की जाली है, मस्जिद है, मकबरे हैं, तो ये सब क्या है? एक अलग धर्म के लोगों का दर्शनीय स्थल है। और हमारे हिंदू धर्म में जैसे कई प्रकार के मंदिर जो हैं देखने लायक, सोमनाथ मंदिर, तो ये सब ऐसे जो सांस्कृतिक विरासत के तौर पर है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ों का समावेश होता है। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राकृतिक विरासत की लेंगे और उसके बाद सांस्कृतिक विरासत। तो प्राकृतिक विरासत अर्थात क्या? प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के निकटतम संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत।
तो प्राकृतिक विरासत प्राकृतिक भेंट है। भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है, जिसमें ऊंचे पर्वत, नदियाँ, झरने, सागर, लंबा समुद्री तट, विशाल उपजाऊ मैदान, अलग अलग तरह के मैदान जहाँ कई तरह की खेती होती है, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है तथा वृक्ष, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों और वैविध्यपूर्ण भूदृश्यों का विविध प्रकार की चट्टानों, खनिजों का समावेश इसमें होता है। हम सब प्रकृति की संतान हैं। प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी, शुद्ध वायु तथा निवास जैसी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सुंदर व्यवस्था की है। तो कुदरत ने हमारे रहने, खाने पीने की और शुद्ध हवा की सभी तरह की व्यवस्था उसने पहले से ही करके दी है। आगे देखते हैं, प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धापूर्वक रहा है। यानी कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर ये जो नदियाँ हैं, पर्वत हैं, जंगल हैं, तो ये सभी चीज़ों को हम देवी देवताओं के रूप में पूजन भी करते हैं, उनके अंदर श्रद्धा रखते हैं। जैसे कि वट वृक्ष, जो वट का वृक्ष होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, उसकी भी हम पूजा करते हैं वट सावित्री के दिन। तो वो भी एक श्रद्धापूर्वक हम उससे कुछ मांगते हैं, वो भी देवी देवताओं के रूप में। तो इसी तरह इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार जो है वो श्रद्धापूर्वक रहा है, जिसके उदाहरण पंचतंत्र की कहानियों और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में मिलते हैं। अपने लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी ऋतुओं और प्रकृति के साथ का संबंध देखने को मिलता है। अपने गीतों, त्योहारों, कविताओं, चित्रों में प्रकृति और ऋतु चक्र का निरूपण किया गया है। ऋतु चक्र यानी कि ठंडी, गर्मी और बरसात, ये 3 ऋतु हमें भारत देश को मिली है, जबकि दूसरे देशों में ये सब जो ऋतु चक्र है वो सही नहीं है। तो इसी तरह त्योहारों, कविताओं, चित्रों में प्रकृति और ऋतु चक्र का निरूपण भी किया गया है। निसर्गोपचार यानी जो आयुर्वेदिक पद्धति है, निसर्गोपचार, यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धति प्रकृति पर आधारित है, कि जिसमें पेड़ पौधों से, उनके पत्तों से हम दवाइयाँ बनाते हैं। तो ऐसे आयुर्वेदिक पद्धति भी जो है वो प्रकृति पर आधारित है। तो सबसे पहले तो हम प्राकृतिक विरासत के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे भूदृश्य, यानी कि जो हमारे आसपास की जो भूमि है उसका दृश्य किस तरह का है। तो भूमि आकारों द्वारा अनेक भूदृश्यों का सर्जन देखने को मिलता है। जैसे हिमालय पर्वत भूमि आकार है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति जो पहाड़ों पर देखने को मिलती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की वनस्पति, खनिज, अद्भुत पशु पक्षी और शिखर बर्फ से घिरे हुए रहते हैं। वहाँ 12 महीने बर्फ से छाया हुआ रहता है पूरा, जिनसे बड़ी नदियाँ 12 मास भरपूर पानी से समृद्ध रहती हैं। तराई के जंगल भी वहाँ स्थित हैं। हिमालय में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल, नंदा देवी जैसे शिखर भी हैं। तो हिमालय के अंदर कौन कौन से यात्रा स्थल, तो अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल, जो लोग 4 धाम की यात्रा के रूप में वहाँ जाते हैं। और नंदा देवी जैसा शिखर पर्वत भी है। तो भारत के लिए हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे भूदृश्य जो है वो हमें प्राकृतिक विरासत के तौर पर मिले हैं। अब है नदियाँ जो है हम माता के रूप में गिनते हैं, उसमें स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि भारत के अंदर यमुना नदी, गंगा नदी जो है हमारी माता के रूप में ही नहीं, पर हम उसके अंदर नहाकर अपने जीवन को, अपने मन को भी पवित्र करते हैं। तो नदियों के बारे में देखते हैं कि प्राचीन काल से नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में, प्राकृतिक मार्ग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले जो समुद्री मार्ग है उसका उपयोग किया जाता था। तो एक मार्ग के रूप में उपयोगी रही है। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई। यह एक महत्व का प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति कौन कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली,
कृषि, जलमार्ग जैसी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नदियों का स्थान क्या है, बहुत ही प्रमुख है। हमें जो यह पानी मिलता है वो किससे मिलता है, तो ऐसी जो महान जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनसे हमारा जो सिंचाई के लिए, जो खेती करने के लिए पानी चाहिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए, कृषि काम के लिए और जलमार्ग के लिए, तो ये सब किसकी देन है, तो ये नदियों की देन है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई पुताई तथा उद्योगों के विकास के लिए भी मानव को नदी के पानी पर आधारित रहना पड़ता है। इस तरह नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट के उषा और संध्या के विविध भूदृश्य द्वारा, यानी जब नदी के किनारे बैठकर सुबह का दृश्य, उषा यानी सुबह का और निशा यानी शाम का जो दृश्य है, तो ऐसा भूदृश्य द्वारा भरपूर सौंदर्य, कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति की विरासत से मिला है। इसीलिए हमने नदियों को लोक माता का सम्मान दिया है। तो यह महत्व का प्रश्न बनता है कि लोक माता का सम्मान किसे मिला है, तो नदियाँ जो है वो लोक माता का सम्मान मिला है। अब आगे आता है वनस्पति जीवन। वनस्पति जीवन यानी जो हमारे पास पेड़ पौधे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो वो उन्हें हम आयुर्वेदिक यानी कि एक बीमारियों में कई तरह के ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हम बीमारियों के इलाज के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो हम देखेंगे वनस्पति जीवन में कि वनस्पतियाँ हमारे प्राकृतिक विरासत के तौर पर और मानव जीवन को किस तरह उपयोगी हैं। तो भारतीय प्रजा आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रही है, जिसका प्रमाण उसका वृक्ष प्रेम, पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति आदर है। तो हम जो है वो वृक्षों की पूजा करने वाले, भारतीय संस्कृति में जितने भी लोग हैं वह सब क्या करने वाले, तो पेड़ पौधों की पूजा करने वाले, उसमें श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर आधारित है। अगर ये वनस्पति ना हो तो हमें खाना प्राप्त नहीं होता। ये जितने भी फल सब्जियां हम खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वनस्पति पर से प्राप्त होती है। तो ये प्राकृतिक विरासत के अंदर वनस्पति जो जीव है वो भी, वनस्पति जीवन जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण का हिस्सा रखता है। भारत में बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा धूप दीप किया जाता है। एक ईश्वर के रूप में, श्रद्धा के रूप में हम उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तेलहन के पौधों, धन धान्य से लहराते खेतों, वन समृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों ने अति प्राचीन काल से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। अब आगे देखते हैं औषधि के रूप में हम कौन कौन सी वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। तो हर्रा, जो हर्ड आती है वो, पेट की जो बीमारियां अगर हमें हो, तो ऐसे गैस जैसी, वायु जैसी जो बीमारियां हो, उसमें ये हर्ड जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। फिर आता है बेहड़ा, आंवला, घी कुंवर, अडूसा, अडूसी नामक एक पौधा आता है जिसको लेने से सर्दी या खांसी की जो भी तकलीफ हो, जुखाम की तकलीफ हो, तो वह तुरंत मिट जाता है। तो अडूसा, नीम आदि औषधियों तथा मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा और जूही जैसे आदि पुष्पों ने मानव जीवन को खूब सुंदर बनाया है, सुवासित, निरामय और समृद्ध भी बनाया है। तो इसी तरह भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन पर वनस्पतियों का खूब प्रभाव रहा है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक विरासत में अंतिम मुद्दा कि वन्य जीवन। वन्य जीवन यानी कि जो हमारे भारत के अंदर रहने वाले जो प्राणी हैं, तो वो एक प्राकृतिक तौर पर हमें किस तरह मिले हैं। तो प्राचीन समय से भारत देश प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला देश है। बाघ, सिंह, हाथी, गेंडा, सियार, भालू, हिरन, सांभर, खरगोश, अजगर, सांप, नाग, नेवला, गो, शाही जैसे अनेक जीव हमें देखने को मिलते हैं। विश्व में एशियाई सिंह केवल गुजरात के गिर जंगल में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ एक महत्व का प्रश्न है कि विश्व में एशियाई सिंह सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो गुजरात के गिर के जंगलों में देखने को मिलते हैं, गुजरात के गिर के जंगल में।
अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन्य जीवों को देव देवियों के वाहन के रूप में स्थान दिया है। जैसे कि चूहा जो है वो गणपति जी का वाहन है, तो इसी तरह बाघ, मोर जो है सरस्वती का, तो मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन्य जीवों को देव देवियों के वाहन के रूप में स्थान दिया है। आगे देखते हैं कि अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में भी अशोक का जो शिलालेख है, तो इसी तरह राष्ट्रीय मुद्रा में भी 4 सिंहों वाला घोड़ा, हाथी और बैल की, हाथी को हम गणपति जी के रूप में भी मानते हैं, तो इसी तरह 4 सिंह वाला आकृति हमें दिखाई देती है और घोड़ा, हाथी तथा बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्व प्रदान किया गया है। इन वन्य जीवों की रक्षा के लिए अभयारण्य बनाकर उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हमने देखा कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए तो आज दिन ब दिन मानव बस्ती के बढ़ने से जंगलों का कटाव हो रहा है और वहाँ रहने वाले जो पशु है, पक्षी जो है, तो उनके लिए जो है आश्रय स्थान उन्होंने क्या कर दिया है, गंवा दिया है। तो वो शायद तक ऐसा हो सके कि वो भी अब मानव बस्ती में आकर बस रहे हैं, या तो उनके आश्रय स्थान छीन जाने से उनके लुप्त होने की संभावना बढ़ रही है। परंतु सरकार ने ये लुप्त हो रहे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, जो मानव है कुछ अपने शौक के लिए शिकार करते हैं वन्य जीवों का, जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या किया है, कानून बनाए हैं और कई योजनाएं भी बनाई हैं। तो मित्रों, इसी तरह यहाँ प्राकृतिक विरासत के अंदर हमने भूदृश्य, वनस्पति जीवन, नदियाँ और वन्य जीवन के बारे में देखा, जो एक प्राकृतिक विरासत के तौर पर हम भारत की संस्कृति के लोगों को प्राप्त हुई है। अब मित्रों, अपना दूसरा पॉइंट है भारत की सांस्कृतिक विरासत। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं यहाँ सांस्कृतिक विरासत की चर्चा यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो भारत की प्राकृतिक विरासत पर ये चर्चा समाप्त करती हूँ और भारत की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आभार। थैंक यू।